अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं समीना पाशा। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। व्यूअर्स, कुछ अहम खबरें और अपडेट्स लेकर इस व्लॉग में आपके सामने हाजिर है जनाब। इंपॉर्टेंट खबरें हैं जी। और कल से एक बड़ी दिलचस्प बहस मैं देख रही हूँ शुरू हो चुकी है कि क्या वाकई सदर जरदारी को फारिग किया जा रहा है, क्या वाकई फील्ड मार्शल को वर्दी में सदर बनाने की कोशिश करने की कोई प्लानिंग जो है या तजावीज़ जो है वो इधर उधर से मिलना शुरू हो चुकी हैं। और इसके साथ साथ कुछ हुकूमती फ़िक्र भी सामने आ रही है नज़र, उसके ऊपर भी बात करेंगे कि क्या ऐसे में पीटीआई के लिए कोई रास्ता खुलेगा। बज़ाहिर नज़र नहीं आता, क्योंकि जो उनके अरकान के साथ हो रहा है वो आप देखें तो आज भी सनम जावेद को जिना अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनकी एक और बहुत एक्टिव मेंबर हैं फ़िज़ा आलम, उनको कल रात को गिरफ्तार किया गया है। तो ये तमाम चीज़ें देखते हुए लगता नहीं है कि हुकूमत कोई इस सोच रही है कि हमने सियासी जमातों को इकट्ठा करना है और कोई अपनी सियासी जो स्पेस है वो हासिल करने की कोशिश करनी है। तो इन तमाम चीज़ों पर आज के व्लॉग में बात होगी। आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जनाब क्या रोड मैप देने की बात हो रही है। तो बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है जी। और अब ये तासुर जो है बड़ा तकवीत पकड़ा है, जो कि पहले भी अफवाहों की सूरत में आ चुका है सामने कि बहुत से लोग ये मशवरे दे रहे हैं फील्ड मार्शल साहब को कि आप ख़ुद सदर बन जाएं या बावर्दी सदर मुंतखब हो जाएं इस पार्लियामेंट से। और बहुत से लोग ये बात कर रहे थे कि सदर जरदारी जो हैं वो अब तक तो ठीक है कि वो ताउन करते रहे हैं, लेकिन 28वीं तरमीम के मौके पर अब काफ़ी ज़्यादा बात जो है वो बढ़ चुकी है और इख्तलाफात आ चुके हैं पीपल्स पार्टी और इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और इसका नतीजा इस सूरत में भी निकल सकता है कि पीपल्स पार्टी को भी फारिग कराया जाए और ख़ुद सदर बन के सामने इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हो सकता है कि सामने आ सके। तो इस सिलसिले में जो तफसीलात अब सामने आ रही हैं उसके मुताबिक ये है कि 28वीं तरमीम पर ये तो आपको मालूम है कि 2-3 अहम चीज़ें हैं जिसके ऊपर पीपल्स पार्टी हमेशा स्टैंड लेती है। और एक उनका इसमें जो पॉइंट होता है वो ये है कि जो बहुत से अहम मामलात सूबों को मुंतकिल किए गए, जिसमें तालीम का मामला था, सेहत का मामला था, सूबाई खुद मुख्तारी ज़्यादा दी गई सूबों को, और एनएफसी अवार्ड जो सूबों का बढ़ाया गया हिस्सा था, ये तमाम चीज़ों पर पीपल्स पार्टी जो है वो क्रेडिट भी लेती है और वो इसके ऊपर स्टैंड भी लेती है। इसके साथ साथ जो अहम बात है वो ये कि पीपल्स पार्टी सूबा सिंध की किसी सूरत भी तकसीम नहीं चाहती। वो नहीं चाहती कि कराची किसी सूरत भी उनके हाथ से निकले। तो वो ये समझते हैं कि अगर एक ही सूबा रहेगा कराची और जो देही सिंध है, तो उसकी वजह से, देही सिंध की वजह से उनको मज़ीद रूल करने का सिंध के ऊपर मौका मिला रहेगा। और सिंध पे रूल करने का मतलब ये है कि कराची जो कि पाकिस्तान का माशी हब है वो आपके हाथ में रहता है। तो सबसे ज़्यादा जो आप कह रहे हैं कि माल बनाने का मौका है वो भी इसी वजह से मिलता है। तो पीपल्स पार्टी कभी भी ये नहीं चाहती कि सिंध तकसीम हो। अब जो 28वीं तरमीम की बात हो रही है उसमें ये तमाम चीज़ों के ऊपर अब चूँकि गौर फिक्र हो रहा है, इसमें तब्दीलियों की बात हो रही है, तो पीपल्स पार्टी वाज़े तौर पर अनकंफर्टेबल है। पहली चीज़ ये है कि जो इसमें सूबे बनाने की बात हो रही है, तो अगर कराची कोई अलग सूबा बनाकर वफाक के अंडर कर दिया जाता है या गवादर को भी वफाक के अंदर कर दिया जाता है, ये भी एक तजवीज़ है। और ये भी तजवीज़ है कि अदरवाइज़ इंतज़ामी सूबे बना ही दिए जाएँ, जैसे और भी सूबों में बनाए जाएँ, तो उसमें भी कराची को अलग सूबा बनाना पड़ेगा। अब ऐसी सूरत में बिल्कुल भी पीपल्स पार्टी को ये बात सूट नहीं करती कि वो कराची को बाकी सिंध से अलग होने दे। इसका मतलब तो ये कि वो फिर एक बिल्कुल देही सिंध तक सुकड़ के रह जाएंगे और मुस्तकबिल में सियासत उनकी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। दूसरी बात ये कि जो सेहत और तालीम का बजट है वो भी उनके हाथ से निकलेगा, तो उससे भी उनको ज़ाहिर है तंगी होगी। और ये वो चीज़ें हैं जिसके ऊपर नज़रियाती तौर पर भी वो क्रेडिट लेते हैं और फाइनेंशली भी उनको वही सूट करता है। तो ये वो वजूहात है जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी जो है वो वाज़ेह तौर पर इसके ऊपर स्टैंड लेती है। उसके नतीजे में अब हुआ क्या है? उसके नतीजे में पीपल्स पार्टी को अब जो है वो कुछ प्यारे प्यारे से जलवे दिखाए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर एक ख़बर ये सामने आई है कि जो नैब में कुछ अमेंडमेंट्स की गई थी जिसके तहत बहुत से मुकदमात ख़त्म हो गए थे, अब वो अमेंडमेंट्स जो हैं नैब कवानीन की वो वापस हो सकती हैं। और इसके लिए ख़ुद नैब ने भी कमेटी के अंदर ये तजावीज़ दी हैं कि हमें ये पावर्स वापस चाहिए और ये जो अमेंडमेंट्स पहले आप लोगों ने की थी जिसके तहत बहुत से सियासी मुकदमात ख़त्म भी हुए थे, अब ये जो अमेंडमेंट्स हैं इनको वापस रोल बैक किया जाए। तो आपको पता है कि नैब किसके अंडर है और कैसे काम करता है।
जिसके बाद वाज़े तौर पर ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी को अंदाज़ा हो रहा है कि ये जो अब इशारे हैं ये किस तरफ हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे स्कैंडल्स हैं तरक्याती मंसूबों के जिसके ऊपर दोबारा से तहकीकात का आगाज़ किया जा रहा है और कुछ नई चीज़ों के ऊपर भी फाइल्स बनना शुरू हो चुकी हैं। तो ये वो बेसिक इशारे हैं जो हमेशा ही हमें नज़र आना शुरू हो जाते हैं कि जब हम देखते हैं कि कुछ ताकतवर हलके जब कोई काम करवाना चाहते हैं सियासी जमातों से तो वो फिर आर्म ट्विस्टिंग के लिए क्या क्या कुछ करते हैं। तो ये ऐसी ही एक सिचुएशन जो है पीपल्स पार्टी के लिए बनती नज़र आ रही है और उसमें बड़ी वाज़ेह सूरत हाल ये है कि ज़ाहिर है अगर आप इन चीज़ों पे कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, उनकी मंशा के मुताबिक ये तमाम तरामीम पास करा देते हैं तो फिर तो आप कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप इन चीज़ों के ऊपर कोई बहस मुबाहिसा करते हैं, हर्डल्स क्रिएट करते हैं तो ऐसी सूरत में फिर दूसरे तरीके भी उनके पास होते हैं। एक चीज़। दूसरी चीज़ ये कि अगर आप उनसे फिर लड़ाई ही मोल ले लेते हैं कि भाई ठीक है आप कर लें, जो केसेस करने हैं, जो तफ्तीशें करनी हैं हम फेस करेंगे, तो उस सूरत में फिर आपके पास ये है कि जो अभी आपके पास कुछ ओहदे हैं, एक सूबे में हुकूमत है, वो तमाम चीज़ों को भी ख़तरात लाहक हो जाते हैं और आपका जो एक सदर इस वक्त बराजमान है सदारती कुर्सी पर, उसके लिए भी फिर मसाइल हो सकते हैं। और तीसरी बात ये भी खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी इन तमाम कॉन्सिक्वेंसेस को ज़ाहिर है गौर से देख रही है कि अगर हम इस निज़ाम से उलझते हैं तो फिर हमारा हाल भी कहीं पीटीआई वाला ना हो जाए, तो वो इस सूरत में कोई कॉपरेशन की गुंजाइश निकालने के लिए तैयार भी नज़र आते हैं। लेकिन उसके लिए वो भी चाहते हैं कि फिर उनको भी मज़ीद उसमें कुछ हिस्सा मिले। और ये खबर आ रही है कि पीपल्स पार्टी की तरफ से भी ये बातें की जा रही हैं कि बिलावल भुट्टो ज़रदारी को फिर वज़ीर आज़म बनाया जाए। अगर हमसे कुर्बानी मांगी जा रही है कि भाई हम तरामीम के लिए अपनी गर्दन हाजिर करें तो फिर उसके बदले हमें भी तो कुछ मिले ना। खाली खुली ये थोड़ी कि हम तरमीम करके अपना एक जो नारा है हमारा और एक जो नज़रियाती मौक़िफ़ है उससे भी हम पीछे हट जाएं और उसके बाद हमें वैसे भी कोई उसका कोई फ़ायदा भी ना हमें हो सियासी तौर पर। तो वही समझते हैं कि ये बात भी बीच में कहीं रखी जा रही है कि फिर बाकी टर्म के लिए या आगे अगर इलेक्शन में जाना है तो इलेक्शन करा के फिर बिलावल को आगे वज़ीर आज़म की सीट पर लाया जाए। तो अब इसका नतीजा क्या निकलेगा, कौन ब्लैकमेल होगा और कौन ब्लैकमेल करेगा, ये तो अब तमाम चीज़ें आने वाले दिनों में पता चल जाएंगी। लेकिन ये तमाम चीज़ें अब किस नहज पर हैं इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि कमर दिलशाद साहब जो हैं वो एक इंटरव्यू में ये बात कर रहे हैं। और याद रहे कि कमर दिलशाद साहब भी मुक़्तदर हलकों के आपको पता है काफ़ी करीब हैं। तो कमर दिलशाद साहब जो कि साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन हैं वो ये कहते हैं कि मौजूदा हालात में अगर ये ख्वाहिश है कि जनाब किसी को हमने सदर बनाना है, बावर्दी सदर बनाना है, तो इस सिलसिले में आर्टिकल 243 के अंदर एक तरमीम की जा सकती है और उस तरमीम के तहत बावर्दी सदर मुंतखब होने का रास्ता तैयार किया जा सकता है। वो ये भी कहते हैं कि उसका जवाज़ ये बनाया जा सकता है कि जी चूँकि मुल्क के हालात ऐसे हैं कि इस वक्त जो है वो एक हमें पावरफुल सदर की ज़रूरत है, कॉन्टीन्यूटी की भी ज़रूरत है, लिहाजा हम ये समझते हैं कि जनाब ये तरमीम होनी चाहिए और ये तरमीम करा के और फील्ड मार्शल साहब को सदर बना दिया जाए। और वो ये कहते हैं कि हम इस सिलसिले में पूरा रोड मैप भी बना के देंगे। एक तो ये खिदमतगार भी मौजूद होते हैं, आपको पता है कि इस तरह के काम करने के लिए सारे लकूने और वो जो आइनी और तरामीम की और जो कवानीन की पेचीदगियाँ हैं वो दूर करने के लिए और रास्ते के रोड़े और कांटे दूर करने के लिए तैयार बैठे होते हैं। तो कमर दिलशाद साहब कहते हैं ये बिल्कुल मुमकिन है और हम इसमें हेल्प आउट भी कर सकते हैं। तो ये तमाम जो इशारे हैं, नैब तरामीम का होना या वापस लेना या NFC अवार्ड और ये 28वीं तरमीम में, और इसके साथ साथ फिर ये कमर दिलशाद साहब की सजेशंस और ये तमाम चीज़ें आपको ये बताती हैं कि पीपल्स पार्टी के लिए हालात कोई बहुत अच्छे नहीं हैं, सितारे जो हैं वो कोई बहुत अच्छी चाल नहीं चल रहे। तो अब ऐसे में पीपल्स पार्टी क्या चाल चलती है ये इम्पॉर्टेंट होगा, क्योंकि बहुत से लोग ये भी प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि ऐसा हो सकता है क्या कि पीपल्स पार्टी फिर ऐसे में PTI के साथ हाथ मिलाकर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन की बुनियाद रख दे और फिर वहाँ पर एक उनकी तरफ से ये नई चाल हो। अगर ऐसा हो तो क्या PTI के लिए ये काबिल कबूल होगा? तो इसमें इफ्स एंड बट्स तो बहुत हैं, लेकिन आप कहते हैं कि सियासत जो है वो नामुमकिनात का खेल है, पाकिस्तान में तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। तो बहरहाल ये तमाम चीज़ें चल रही हैं और ऐसे में हुकूमत क्या सोच रही है। शहबाज शरीफ साहब की तरफ से ये पैगाम एक दफ़ा फिर भेजा गया है महमूद अचकज़ई साहब को कि आइए एक मुलाकात करते हैं। लेकिन महमूद अचकज़ई साहब ने कहा है कि जनाब आपके दफ्तर में हमें मुलाकात नहीं करनी, किसी न्यूट्रल वेन्यू के ऊपर मुलाकात की जा सकती है। अब वो न्यूट्रल वेन्यू क्या होगा, कब करेंगे, वो तो एक बात की बात है। लेकिन
ایک رابطہ ضرور اسٹیبلش ہوا ہے. اب اس کے اندر میں یہ سمجھتی ہوں کہ شہباز شریف صاحب کے پاس آپ کو پتہ ہے کتنے ہی اختیارات ہیں, تو وہ اگر اپنی کیپیسٹی میں محمود اچکزئی کو بلا کے کوئی یقین دہانی کراتے بھی ہیں تو اس سے کوئی خاص نتیجہ تو نکلتا نظر نہیں آتا. اور محمود اچکزئی بھی آپ کو پتہ ہے کہ بار بار ان لوگوں کے جھانسے میں آ جاتے ہیں, یا جھانسے میں نہ بھی کہیں تو ان کے ساتھ انگیج کر کے وہ دیکھ چکے ہیں, بار بار دھوکہ ہی ملتا ہے. لیکن بہرحال اس کے علاوہ آپشن بھی نہیں ہے, مذاکرات ناکام ہو تو پھر مذاکرات ہی کی طرف جانا پڑتا ہے. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ انہیں مذاکرات ہی کرنے ہیں. اب دیکھتے ہیں کہ ان سے آگے یہ کب ملاقات کر پاتے ہیں, اور اس ملاقات کا کوئی فائدہ بھی ہوگا, یہ بھی تو ایک امپورٹنٹ بات ہے نا. اچھا, نیوٹرل وینیو کی مجھے ویسے سمجھ نہیں آئی کہ بات چیت جو ہے وہ شہباز شریف کے دفتر میں ہو یا اپوزیشن لیڈر کے دفتر میں ہو یا کسی ہوٹل میں ہو یا کسی کی رہائش گاہ پر ہو, بات تو وہی ہونی ہے جو ہونی ہے, اور بات اسی طرح ہونی ہے جس کے پاس پاورز ہونی ہے. تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر شہباز شریف کے دفتر میں ملنے سے کیا فرق پڑ جائے گا. تو پتہ نہیں, بہرحال یہ اچکزئی صاحب بتا سکتے ہیں کہ انہیں اس بات پہ کیوں اعتراض ہے. لیکن دوسری طرف اگر آپ دیکھیں کہ اس حکومت کا طرز عمل کیا ہے, تو اس میں تو کہیں بھی یہ نظر نہیں آتا کہ کسی طرح کا بھی کوئی بدلاؤ ہے یا کوئی نرمی ہے یا کوئی سیاسی گنجائش یا رواداری آپ کو نظر آئے, تو وہ ایسا کچھ دکھائی نہیں دیتا. ابھی یہ آج کی بہت افسوسناک خبر سامنے آ رہی تھی کہ صنم جاوید, جو کہ آپ کو پتہ ہے بہت ووکل رہنما ہے پی ٹی آئی کی, ان کو گرفتار بھی کیا گیا, 5 سال کی انہیں سزا ہوئی ہے 9 مئی کے کیس میں. ان کی طبیعت کافی دنوں سے خراب تھی, اور ان کے متعلق ان کی فیملی اپڈیٹ کر رہی تھی کہ ان کی آنکھ کا بھی ایشو آ رہا ہے مسلسل, لیکن ڈاکٹر چیک اپ نہیں کروا رہے اور وغیرہ وغیرہ. آج ان کے بارے میں یہ خبر آئی ہے کہ انہیں جناح ہسپتال منتقل کیا گیا کیونکہ ان کی طبیعت کافی زیادہ خراب ہو گئی ہے. اب ان کی طبیعت سے متعلق جو ان کے ہسبینڈ ہیں ان کا یہ بتانا ہے کہ ان کو ابھی تک کوئی ڈائریکٹلی نہ تو ملنے دیا گیا ہے ان کی وائف سے, اور نہ ہی کوئی باقاعدہ بریفنگ دی گئی ہے ڈاکٹرز کی طرف سے آ کے کہ بھئی کیا ہوا ہے کیا نہیں ہوا. جو سنی سنائی بات ان تک پہنچی ہے وہ یہ ہے کہ ان کے جو لوور ابڈومن ہے اس کے اندر بہت تکلیف تھی اور بہت درد وہ محسوس کر رہی تھیں, اور رات سے یہ درد تھی انہیں. اس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ جیل کے اندر ہی, آپ کو پتہ ہے بیچاری وہ ساتھ ساتھ اپنی ڈاکٹری بھی کر رہی ہوتی ہیں, تو انہوں نے کوئی میڈیسن لکھ کے بھی دی, لیکن صبح بھی ان کی طبیعت بحال نہیں ہوئی, جس کے بعد یاسمین راشد صاحبہ نے اس بات پہ زور دیا کہ انہیں فوراً ہسپتال منتقل کیا جائے, جس کے بعد انہیں جناح ہسپتال میں لایا گیا ہے. اب جیسے ہی فیملی کو یہ خبر ملی ہے وہ بیچارے بھاگم بھاگ پہنچے ہیں, ان کے ہسبینڈ بھی, بچے بھی, ان کے والدین بھی صنم جاوید کے. لیکن اس کے بعد سے وہ باہر کھڑے ہیں اور انہیں ان کی بیٹی سے ملنے نہیں دیا جا رہا, نہ ہی بچوں کو والدہ سے ملنے دیا گیا. ہسبینڈ بھی ان کی کوشش کر رہے تھے کہ کوئی ملاقات ہو یا کوئی معلومات مل سکے, لیکن کوئی تفصیلات نہیں ہے ایگزیکٹلی کہ انہیں کس قسم کا پرابلم ہوا ہے, کس بیسکلی آرگن میں ایشو ہوا ہے, اور اسی طرح ان کی آنکھ سے متعلق بھی کوئی اپڈیٹ نہیں ہے. یہ ضرور پتہ ہے کہ ان کو کچھ بعد میں ٹریٹمنٹ ڈراپس وغیرہ دیے ہیں, اس کے علاوہ وہ گلاسز وغیرہ یوز کر رہی تھیں, لیکن وہ مستقل اس بات کی کمپلین کر رہی تھی کہ وہ ٹھیک محسوس نہیں کر رہی. اب اس ساری صورتحال سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا آپ کو یہ نظر آتا ہے کہ کوئی کسی قسم کا سیاسی ڈائلاگ کا ماحول ہے. یعنی آپ یہاں پر جو بیمار لوگ ہیں, ان کے اسیر ہیں, ان کو تک آپ کسی سے ملنے نہیں دے رہے. سب سے پہلا جسر تو یہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو ان کی بتائیں اور ان کی نگرانی میں علاج بھی ہو, انہیں پتہ ہو کہ بھئی کیا ہو رہا ہے. لیکن یہ تو ایک علاج میں تاخیر کرتے ہیں, دوسرا فیملی سے ملنے نہیں دیتے. یہی معاملہ بشرا بی بی صاحبہ کے ساتھ کیا گیا ہے, یہی معاملہ عمران خان صاحب کے ساتھ کیا گیا ہے, اور یہی معاملہ بیون صنم جاوید صاحبہ کے ساتھ بھی کیا جا رہا ہے. اسی طرح سے ان کی ایک اور بہت ایکٹیو ممبر ہیں فضا عالم, ان سے متعلق خبر لے لیجئے کہ یہ خاتون جو ہیں یعنی 2011 میں یہ ACCA کر رہی تھیں, اور اس کے بعد انہوں نے پڑھ لکھ کر سعودیہ میں 25,000 ریال کے اوپر ان کی پر منتھ جاب تھی. پھر انہوں نے وہ جاب چھوڑی, یہ واپس پاکستان آئیں اور انہوں نے آ کر باقاعدہ طور پر PTI جوائن بھی کی اور وہاں پہ گراؤنڈ پہ کام کرنا شروع کیا. اور اب یہ کوآرڈینیٹر ٹو چیف آرگنائزر پنجاب تھیں اس وقت پنجاب میں. اب صورتحال یہ ہے کہ یہ آپ کو پتہ پیٹرول پرائس وغیرہ بڑھے, تو انہوں نے ایک آزادی رضاکار جو انہوں نے ٹیم بنا رکھی لاہور کی تنظیم نے, اس کے تحت جو ہے وہ کل ایک ریلی نکالی تھی. اور یہ ایک مختصر سی چھوٹی سی ریلی تھی جس نے کہیں کوئی سڑک بلاک نہیں کی, بس نکلے اور اپنے روٹ سے ختم کر کے گھر چلے گئے. لیکن رات گئے ان کے گھر کے اوپر چھاپا مارا گیا ہے, اور ایک CCTV فوٹیج بھی سرکل کر رہی ہے جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ان کے گھر کی ہے, جہاں پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ دیواریں پھلانگ کر جو ہیں وہ پولیس والے داخل ہو رہے ہیں اور ان کی گرفتاری عمل میں آتی ہے. تو اب یہ جو فضا عالم ہیں یہ ان کو گرفتار کر کے اور ان کے اوپر FIR ڈال دی گئی ہے, اور FIR میں جرم کیا لکھا گیا ہے کہ جی انہوں نے PTI کے جھنڈے اٹھائے ہوئے تھے,
ये हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे लगा रहे थे और पता नहीं कौन से कानून की खिलाफ वर्जी कर दी थी, क्योंकि मुझे तो नहीं पता कि कल लाहौर में कोई दफ़ा 144 वगैरह भी नाफिज नहीं थी। तो फिर किस जुर्म के तहत उन्हें गिरफ़्तार किया गया है? यानी झंडा उठाना या नारे लगाना ये कब से आपके यानी हुकूमत के ख़िलाफ़ नारे या झंडा उठाना ये कब से कोई जुर्म हो गया काबिल सज़ा? ये बात समझ नहीं आई। और फिर जिस अंदाज से उनकी गिरफ़्तारी हुई वो भी आप देख लीजिए, चादर चार दीवारी का तक़द्दुस पामाल करते हुए। अब ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको इंडिकेट करती हैं कि कितना ज़्यादा एक रिवेंज है, कितना इंतकामी कार्रवाई का एक अंसर आपको नज़र आता है कि जहाँ पर ख़वातीन के लिए भी कोई नरमी नहीं है। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि अगर गिरफ़्तार भी करना था, पहली बात तो ये कि अक्सर लोग वैसे इस बात के ऊपर भी तनकीद कर रहे होते हैं कि जी PTI ऑपोजिशन नहीं कर रही। मैं भी करती हूँ और भी बहुत सारे लोग करते हैं और सही भी कर रहे होते हैं कि ज़ाहिर है ऑपोजिशन आपका काम है तो अवामी इश्यूज़ के ऊपर आपको बात करनी चाहिए। लेकिन अब आप ये देखिए कि जब वो एक छोटी सी इवन रैली भी निकालते हैं किसी अवामी इशू के ऊपर, पेट्रोलियम प्राइस बढ़ गई जी आपने कर ली, और ये एक नॉर्मल बात है, अपोजिशन इस तरह के रैलीज़ निकालना, प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, कोई एहतजाजी प्रोटेस्ट करना, ये उनका काम होता है, ये करते हैं वो अवामी इशूज़ के ऊपर। अब इन्होंने कोई रोड ब्लॉक नहीं की, कोई इस तरह का नहीं काम किया गैर कानूनी जिसके ऊपर कहा जाए कि जी इन्होंने प्रोटेस्ट करते हुए कोई लाइन क्रॉस की है। लेकिन इसके बावजूद भी सिर्फ रैली निकालने के ऊपर जो है वो उनको जाके अरेस्ट कर लिया गया। तो इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि PTI फिर ऑपोजिशन आखिर क्यों नहीं करती। यानी अगर वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं तो फ़ौरन उनके ख़िलाफ़ जो है वो इस तरह पर्चे शुरू हो जाते हैं और फिर गिरफ्तारियां शुरू हो जाती हैं। यानी अवाम का मसला तो हल होना कोई नहीं होता, या तो ना प्रोटेस्ट करने से चलो मसला हल हो जाए, प्रोटेस्ट करने से मसला तो हल होना नहीं होता, अलबत्ता उनके मसलों में इजाफा ज़रूर हो जाना होता है। तो वो बेचारे चुप करके अब बैठे हुए हैं कि जैसे वो एग्जिस्ट ही नहीं करते। मैं ये नहीं कहती कि उन्हें ऐसे ही चुप करके बैठना चाहिए, बात ये कि जद्दोजहद और स्ट्रगल तो फिर इसी का नाम है, ये तो आपके लिए करेंगे रुकावटें। अगर आप यहाँ पे प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर लेते हैं, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं कर सकते तो आप असेंबली में बात कर लेते हैं, आप असेंबली में बात नहीं कर सकते तो आप सोशल मीडिया पर ट्वीट कर सकते हैं। लेकिन टोटली PTI की जो क़यादत है वो इन तमाम ऑप्शंस को ज़ेर गौर नहीं लाती और बिल्कुल ही ऐसा लगता है कि हार मान चुके हैं, और कोई भी ऐसा काम जिसको सेफली वो कर सकते हैं वो भी नहीं करके प्रोटेस्ट करते हैं या कोई आवाज़ उठाते हैं। तो अभी भी आप देख लें कि जो इस पे पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों के ऊपर अगर कोई बात हो रही है तो बहुत से जो सोशल मीडिया एक्टिविस्ट हैं इनके या वो बात करते हैं, या ये जो PTI के ही जो सोशल मीडिया के लोग यानी जो बाहर वगैरह मौजूद हैं वो बात कर लेते हैं, कुछ सहाफ़ी हैं वो बात कर लेते हैं। उसके अलावा नून लीग के अपने भी वैसे सोशल मीडिया के लोग हैं वो भी बात कर रहे हैं इसके ऊपर। तो ये आपको नज़र आता है। लेकिन PTI ऑफिशियल एज पार्टी, अपोजिशन की लीडिंग पार्टी, कहीं आपको इस तरह की कोई एक पॉलिसी स्टेटमेंट देती नज़र नहीं आ रही होती। तो उसकी एक वजह जैसे मैंने कहा वो अंडरस्टैंडेबल है कि चलें आप प्रोटेस्ट करते हैं तो उसके ऊपर आपके ख़िलाफ़ ये कुछ होता है जो हम फ़िज़ा आलम के केस में देख रहे हैं। लेकिन उसके अलावा भी वही बात है कि कई ऑप्शंस हो सकते हैं। अब फ़िज़ा आलम के मामले पर मुझे इसलिए भी अफसोस हुआ कि देखिए अगर आप पढ़े लिखे नौजवानों को इस तरीके से डील करते हैं और इस तरह उनकी यानी उनको डिस्करेज करते हैं कि वो पॉलिटिकल ना रहें, वो बिल्कुल जो है वो अपना करियर तबाह करके बेचारे इसमें आए हैं पॉलिटिक्स में, और आप उनको इस तरह से डिस्करेज करते हैं, और ख़वातीन जो कि अदरवाइज़ भी बड़ा कम आती हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि आप बेसिकली रास्ता रोक रहे हैं किस हद तक, ख़तरनाक हद तक, कि ख़वातीन जो हैं वो सियासत में फिर कदम ही ना आइंदा रखें। जो कुछ PTI की ख़वातीन के साथ हुआ है, आप मुझे बताइए कल को क्या आप लोग ये सोच सकते हैं अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली से हैं और एक नॉर्मल वैल्यूज़ के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं सफ़ेद पोशी का भरम रखते हुए, तो आप ये अफोर्ड कर सकते हैं कि आपकी ख़वातीन जो हैं वो कल सियासत में आएँ और उनके साथ ये कुछ हो रहा हो कि जनाब दीवारें फैलांग कर, उनको घसीट घसाट कर, दुपट्टे खींच कर उनको जेलों में डाला हुआ हो? कोई भी एक खातून के हवाले से ये चीज़ें बर्दाश्त नहीं। तो आपने बेसिकली ये माहौल बनाकर इस हद तक जाकर कि ख़वातीन के साथ ये कुछ करके आपने ये इस बात को तक़वियत दी कि दोबारा ख़वातीन जो हैं वो आए ही ना सियासत की तरफ। मर्दों के लिए तो हम चले हमेशा से ही देखते हैं कि मुश्किलात रही हैं, लेकिन ख़वातीन के साथ पाकिस्तानी माशरे में इस लेवल तक और इतने बड़े पैमाने तक ये चीज़ें नहीं होती रहीं जो हमने अब देखी हैं, सॉरी टू से। तो ये जो अब सारी बातें हैं ये आपको बताती हैं कि इस हुकूमत का रवैया क्या है, और क्या इस हुकूमत में ज़रा बराबर भी कोई सियासी रवादारी या कोई आप कहें कि नरमी का कोई एलिमेंट है। मरीम नवाज़ साहिबा की पंजाब हुकूमत है, पंजाब पुलिस उनके अंडर काम कर रही है,
اور اگر اس بات میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ظاہر اسٹیبلشمنٹ پی ٹی آئی کے اس وقت جس طرح آمنے سامنے ہے وہ تو اپنی جگہ بات ہے، لیکن اس میں جو ان کی سیاسی قیادت ہے وہ بھی کہیں پیچھے نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ مریم نواز نہیں چاہتی کہ یہ خواتین کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے لیکن وہ بڑی مجبور ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے. وہ تو میرا خیال ہے اور کہتے ہیں نا جلتی پہ پیٹرول چھڑکتی ہیں، وہ والا ان کا حال ہے کہ وہ خود جتنی منتقم المزاج ہیں تو اس حساب سے ان کو تو خود یہ میرا خیال ہے کہ بہت، اور ایک جگہ پہ بلکہ میں نے سنا بھی تھا ایک دفعہ، یہ ان کی اپنی جو حامی سمجھی جاتی تھی شروع میں ثنا بچہ، وہ بھی کہہ رہی تھی کہ صنم کے ساتھ جو سلوک ہوتا ہے اس میں پرسنلی مریم نواز انوالو ہے. تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی خواتین کے ساتھ جو سلوک ہو رہا ہے، آپ یہ مت سمجھیں کہ اس میں مریم نواز کی کوئی خواہش نہیں ہے یا اس میں ان کی کوئی مرضی شامل نہیں ہے. تو یہ آپ جان رکھیے اور جمع خاطر رکھیے کہ یہ اس میں پوری حصہ داری ہیں ان کی. بے شک ان کو تھپکی پیچھے اسٹیبلشمنٹ کی ہے، لیکن سامنے یہ جو کچھ کر رہے ہیں چھوٹے چھوٹے معاملات پہ، ہر چیز پہ، تو یہ اپنا پورا حصہ ڈالتے ہیں. تو ایسے ماحول میں اگر کوئی یہ کہے کہ جناب کوئی اپوزیشن اور حکومت مل بیٹھیں گے تو ایسا تو کوئی امکان نہیں. ہاں اگر کل کو اسٹیبلشمنٹ ان کو ایک ٹھڈا مار دے اور ان کو ان کی اوقات پہ لے آئے تو پھر ممکن ہے کہ ان کو یاد آئے کہ جی ہم بھی کوئی باقی سیاسی جماعتوں سے ہاتھ ملائیں یا کچھ کریں. لیکن وہ ٹھڈا جب تک پڑے گا نہیں اس وقت تک تو ان کا جو دماغ ہے وہ ساتویں آسمان سے نیچے نہیں آئے گا. یہ بات لکھ رکھیے. ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.